नमस्कार, आपका स्वागत है रविशंकर अनफोल्ड में। एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं शिक्षा, समाज और लीडरशिप की, जो आने वाले पीढ़ियों को दिशा देती है। मैं हूं आपका होस्ट रविशंकर। आज का एपिसोड ऐसे शख्स के साथ है जिसको अगर आपने सुन लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे आज के मेहमान एक अनुभवी और सफल व्यक्ति हैं। वर्तमान में एमपीएस एकेडमी के निदेशक हैं, जहां पर ये स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और उनकी वो सोच जो आज के युवा को कल के लीडर्स में बदल सकती है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला और समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं रविशंकर जी, जो आपने अपने चैनल पर मुझे खुलकर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप शिक्षक ही बनना क्यों चाहा? आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ इंस्पिरेशन मिला हो तो आपने यही लाइन क्यों ढूंढा? मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। ऐसा है रविशंकर जी कि हमने शिक्षा के क्षेत्र को नहीं चुना है, प्रकृति ने मुझे ही चुन लिया है शायद उस क्षेत्र के लिए। जैसे आपने सुना हुआ कि अनूप जलोटा के पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास जलोटा, और कुछ साल पहले जब उनका भजन बजता था तो वो बोलते थे कि मेरे पिता ही इसके गुरु है, और प्रकृति ने शायद ऐसे आवाज लोगों को चुना है जो शायद इसी काम के लिए चुना हो। तो मेरे साथ ना तो कोई ऐसी घटना है जिसके चलते हमको चुनना पड़ा, खोजना पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, ये खुद ही वो चुन लिया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका कोई तो कारण हो सकता है, तो अंदर अगर ढूंढता हूँ इस कारण को तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आध्यात्मिकता है। जैसे आध्यात्मिकता से मेरा तात्पर्य है कि हम शुरू से थोड़ा संगीत से मुझे लगाव रहा, और ये भी अचानक से ही हुआ। या थोड़ा मेरी माँ थी, उसमें थोड़ा संगीत की कूट थी हल्की फुल्की, तो उसके आवाज़ को सुनकर या जैसे भी हो, अब उतना मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन संगीत के प्रति मेरी थोड़ी रुझान बढ़ गई। माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती के बारे में आपने देखा होगा कि उनके प्रतिमा में एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है। वीणा संगीत का प्रचायक है और पुस्तक जो है वो शिक्षा का प्रतीक है। तो शायद हमारा संगीत का लगाव बचपन से होना और साहित्य से लगाव होना, जैसे शुरू में अब हम तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर शुरू में जब टीवी नहीं हुआ करता था तो नाटक, रामलीला ये सब आता था गाँव में, और मैं नाटक में भी कभी कभी रोल किया करता था। तो हमको थोड़ा साहित्य से भी लगा हुआ, कला से भी हुआ, और शायद यही चीज़ रही हो कि हम शिक्षा के तरफ भी आ गए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कला और साहित्य का दोनों का बड़ा अच्छा संबंध होता है, मधुर संबंध होता है। इसलिए हमको लगा कि हम इसमें अचानक से ही आ गए। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप धार्मिक में भी काफी ज्यादा जागरूक हैं और माँ सरस्वती का आपके ऊपर देन है। और यह भी सुन के काफी अच्छा लगा कि अभी आपसे जब हमने क्वेश्चन पूछा तो आपने यह भी बताया कि हम संगीत से भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए कितने साल हो गए और आपने कब शुरू किया इसे? मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो मेरी आयु लगभग 24 से 25 के बीच थी, और इस प्रकार से लगभग 34 या 35 वर्षों से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, लगातार जुड़ा हूँ। और वर्ष वो 1990 में मैंने इसको शुरू किया। आपने देहाती क्षेत्र में ये शिक्षा का काम शुरू किया तो शुरुआती दौर में क्या क्या कठिनाइयां आई आप? ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पहले समझना पड़ता है कि अंतर क्या है। तो शहरी क्षेत्र में संसाधनों की परिपूर्णता होती है, पूर्ण रूप से सब इजीली प्राप्त होते हैं लोगों को। जी। और रूरल क्षेत्र आज सुधार हुआ है, लेकिन जिस समय हम शुरू किए होंगे, सोचने की बात है 1990, तो काफी समय लगा इसमें। तो वहाँ पर सबसे मेनली होता है कि संसाधनों की कमी होती है। बैकग्राउंड में जो वहाँ का माहौल होता है वो थोड़ा गांव से जुड़ा हुआ माहौल होता है, शिक्षा के स्तर पर थोड़ा सा कटता है। फिर भी उस युग में जो मेहनती और अच्छे लोग थे उस समय भी शिक्षा प्राप्त करते थे। और उस समय सबसे पहली कठिनाई थी, हमारे लिए चुनौती थी, बच्चों को पहले स्कूल तक लाना। अब बच्चे चूंकि देहाती क्षेत्र के थे, इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो शहर की अपेक्षा देहात का थोड़ा सा सिंपल होता है,
तो उनको अब यूनिफॉर्म, उनके जूते और टाई, उनके लिए उनको प्रॉपर ड्रेस में बुलाना है यहाँ तक, तो फिर ये खर्चा का बात था अभिभावकों के लिए। और मेरे लिए भी वही समस्या थी कि मेरे पास भी संसाधनों की कमी थी, जैसे जो स्कूल में संसाधन उपयुक्त होते हैं, बेंच, कुर्सी, टेबल इत्यादि, तो ये सब काफ़ी अभाव को झेलना पड़ा शुरू-शुरू में। लेकिन हम प्रयास जारी रखे और हमने अभाव पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरी पॉजिटिविटी थी। और बच्चों को भी हमने समझाया कि चलो अभी कोई बात नहीं है, उतना ड्रेस या पोशाक तरफ नहीं जाकर हम उनमें संस्कार पिरोना शुरू किए ताकि वो स्कूल तक आएँ। और सबसे पहले हमने देखा उनको बोलना, अगर घरेलू भाषा बोल रहे हैं तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे बच्चे पढ़ने की तरफ उनको मूव करते गए। मतलब देहाती क्षेत्र में लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहते थे। हाँ, उस समय उनके पास यही डर था, वो चाहते थे कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ें, या हम शिक्षित नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा अशिक्षा में रह जाए। लेकिन मेन चीज़ था कि वो संसाधनों के अभाव के कारण थोड़ा-सा परेशानी अनुभव करते थे। तो हम घर पर जाके भी उनको मोटिवेट करते थे कि चलिए ये बहुत बड़ी कमी नहीं है, धीरे-धीरे हम लोग दूर कर लेंगे। और आज के डेट में आप देखेंगे तो काफ़ी ये अपडेट हो चुका है स्कूल। तो ये उस दिन के प्रयास का प्रतिफल है। तो मतलब पेरेंट्स को मतलब फीस नहीं दे पाते थे या यूनिफॉर्म की वजह से या मतलब आपके स्कूल के संसाधन की वजह से, कारण क्या था? मतलब पेरेंट्स की हाँ। तरफ से था? वो सबसे मेनली कारण तो फी तो सेकेंडरी था कि चलो जाएँगे, मेरा 1 महीना बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि देहाती क्षेत्र में होता है कि पहले काम करना पड़ता है, बाद में फी आती है, उस समय एडवांस की कोई प्रचलन नहीं। तो सबसे पहले उनको अभाव था कि स्कूल भेजने के लिए एक सही उचित पोशाक जो स्कूल निर्धारित करती है, जो होना अच्छा, चाहिए। वो भी पेरेंट्स पे हाँ। मतलब नहीं, और हाँ, फिर उनके लिए किताब, कॉपी सबका व्यवस्था करना, तो थोड़ा-सा शुरू में लगता था, उनको डर भी लगता था कि ऐसा नहीं कितना खर्च करें, फिर क्या हो सकता है, बच्चा पढ़ेगा, नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को मोटिवेट वहाँ पर सबसे पहले अभिभावक को करना पड़ता था और फिर बच्चे जब आते थे तो उनको अच्छा लगे कि हम स्कूल में पढ़ के अच्छा कर रहे हैं, ये एक चुनौती थी कि उनको भी अच्छा लगे, घर में जाके वो बोले कि नहीं, मम्मी हम स्कूल जाएँ। और तो तो वहाँ से शुरू। आप क्या हमें बताएँगे कि जब आपने स्टार्ट किया था, तो बड़े बिल्डिंग से स्टार्ट किया था या कैसे एक छोटे रूप में स्टार्ट किया था? कुछ उसके बारे में विस्तार में बताएँगे, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे? देखिए, 2 तरह से काम होता है। कुछ लोग तो पूँजी के ताकत पर काम करते हैं, तो थोड़ा आसानी होता है उनके पास। और हम लोग के लिए एक चुनौती था, इतना बड़ा स्कूल हो, कैसा हो। तो हम बिल्कुल एक छोटा-सा जगह था, हमने जगह को पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया कि हम कैसे स्थान पर पढ़ा रहे हैं, स्कूल बहुत बड़ा है या छोटा है। सबसे पहले हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक समझिए कि अलख जगाना। तो फिर से उसको मतलब ये हम मोटिवेट करके वहाँ तक बच्चों को लाए। और स्कूल का क्या बोले, अगर उस समय आप स्कूल देखते तो लग ही नहीं रहता कि स्कूल है। अच्छा। एक वो था, बैठक खाना था अपने ही गाँव के प्रमुख साहब का। अच्छा, अच्छा। और वो हमको कोऑपरेट किए, चूँकि अच्छा काम में कोई चलता है तो कोऑपरेट ज़रूर करते हैं जो अच्छे लोग हैं। जी, तो जी। थोड़ा-सा गाँव के जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ से कोऑपरेशन मिला। और जो एक छोटा-सा उसको अब दालान सब समझेंगे कि नहीं, तो ऐसे बैठक खाना आप समझ सकते हैं कि वहाँ बैठने की एक जगह, इस तरह का कोई पंचायत भवन हुआ करता था, उस तरह से एक जगह खाली पड़ी हुई थी और छाया के लिए पीपल का वृक्ष था। और मेरे समझ से इससे अच्छा स्थान हो ही नहीं सकता है जहाँ पर हरे-भरे वृक्ष हों, मैदान खाली हो। ये गुरुकुल की परंपरा थी। लेकिन आज के लोग इसलिए इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये बंद कमरे में रहते हैं, ग्रिल लगा होता है और आज के स्कूल अब होटल की तरह बनने लगे। इसलिए उनके लिए ये समझना थोड़ा-सा जटिल है। और हम इसलिए पॉजिटिव थे कि अच्छा मौका मिल रहा था कि पीपल के पत्तों में आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता लग होती ही है। सकता है, राइट, मैं वही कहने वाला था जी, आपको। और एक कविता भी है कि बचपन में हम लोग पढ़े थे कि पीपल के पत्ते गोल-गोल कुछ कहते रहते डोल-डोल। तो पत्ते जब डोलते थे तो लगता है कि वो भी एक संवाद कर रहे हैं। उसकी एक वाह! सरसराहट थी जो रिदम में घुल-मिल जाती थी। इसीलिए बच्चे भी काफ़ी प्रसन्न होते थे। आज जो स्कूल में एसी लगा है, उससे सुंदर हवा वहाँ लगता था। और उस खुले वातावरण में ये बच्चे पढ़ते थे और हम लोग यहाँ तक, और इतना अच्छा लगता था कि लोग खड़ा होके देखते भी थे कि हम लोग कैसे, आज बड़ी स्कूल है लेकिन कोई देखता नहीं है, झाँकता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। उनको लगता है यह व्यवसाय के केंद्र बन गया है। बच्चे भी यही सोच के जाते हैं। तो उस समय माहौल भी अच्छा था, बच्चे अब तो स पता है कि स्कूल में बिज़नेस जी हाँ, वो शिक्षक को गुरु ही समझते थे और उनके माता-पिता भी समझा के देते थे कि गुरु जी हैं, इनका आदर करना। और इधर से हम लोग रिप्लाई में बोलते थे कि माता-पिता बहुत श्रेष्ठ होते हैं, तुम इनका आदर करना। इस तरह से कोऑपरेशन बनता था। हम बोलते थे माता-पिता महान हैं और वो बोलते थे कि शिक्षक महान हैं।
तो इस परिवेश में वातावरण चल रहा था, हमको काफी मन लगने लगा था। उस समय हमको ये चिंता नहीं थी कि कितना पैसा आता है और कौन देगा फी, नहीं देगा, नहीं देगा मतलब चलो बाद में दे देना, कभी दे देना। अब एक मतलब मन लगने लगा था उसमें, काफी हम इंटरटेन होने मतलब आपको एक क्यूरियोसिटी थी अंदर से कि मुझे इस हाँ। समाज को शिक्षित करना है। करना है। तो स्टार्टिंग दौर में कितने स्टैंडर्ड से आपने स्टार्ट किया था, मतलब क्लासेस कितने चल रहे थे शुरू में? शुरू में तो छोटे बच्चे आए, ऐसे भी स्वभाव होता क्लास का, जो कोई स्कूल शुरू होता है तो नीचे क्लास से ही वो करते हैं, मतलब प्री प्राइमरी बोलिए, वो नर्सरी LKG कैसे करके 1 2। अच्छा। तो हम 2-3 क्लासों में ही बांटे थे, क्योंकि हमको नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी सत्य सत्य है, मात्र 7 बच्चे ही हम जुटा पाए थे शुरू में। स्टार्टिंग। हाँ, और उतना ही नहीं, वो 7 बच्चे 6 महीना क्या साल भर तक ही 7 ही रहे। अरे वाह! और तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें पेशेंस की आवश्यकता है किसी काम में। अब उसमें हो सकता था कि वो लगे शादी नहीं चलेगा, तो हमारी मानसिकता चलने न चलने की तरफ थी ही नहीं, और इकोनॉमिकल कंडीशन से हम देखते तो स्कूल नहीं चला पाते उस समय, क्योंकि कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि 1 साल तक हम तो थे ही, एक और टीचर हमको मिल गए पार्टनर में, है ना, मुकेश जी, तो वो हिम्मत दिए, बोले कि चले दोनों मिलके पढ़ाते हैं। अब हम लोग को वेतन से मतलब नहीं था, स्कूल को एस्टेब्लिश करना था पहले कि बच्चे आए हैं। अब बच्चे आए तो इसलिए बहुत मेहनत करो, इधर संसाधन का भी अभाव है, जी। फिर उनके तरफ से भी अभाव है, और उस परिस्थिति में काम करना एक वास्तव में चुनौती थी, लेकिन पता नहीं हमको आनंद भी आता था। ये एक अच्छाई थी हमारे लिए, नहीं तो हम निगेटिव की तरफ अगर चले जाते कि भैया इससे कोई फायदा नहीं है, ये साल भर लॉस का धंधा कौन करेगा, हम दूसरा काम कर लेते हैं। क्योंकि पैसा कमाना होता था, हम अभी तक कई बिजनेस बदल चुके होते, लेकिन जब जब उसका कोई जब बिजनेस या कोई काम जब वो अनुराग में बदल जाता है, उसको पैशन बोलते हैं, जब उससे अनुराग हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो इसकी परवाह ही नहीं होती कि हम शाम में क्या खाएंगे और कितना पैसा आ रहा है, सिर्फ काम ही काम दिखता है। और शायद हमको लगता है कि उसी के प्रयास से हम तो जो सफर तय किए हैं, आज आप लोगों को जो लगता है किसी को कि हम सफल व्यक्ति हैं, क्या है, तो ये तो बड़प्पन है लोगों का कि हमको समझते हैं, हम तो आज भी प्रयास करते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस दौरान आपके फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होगा कि भई तुम 1 साल तक 7 बच्चे हैं और तुम कहाँ इस काम में लगे हो, कुछ और देखो, कोई और बिज़नेस देखो। तो उस समय कैसा फ़ील होता था आपको और हैं। क्या जवाब फैमिली को कैसे मैनेज करते थे अपने फादर को? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका, कि ये थोड़ा-सा था कि माता-पिता इस बात से खुश नहीं थे। अच्छा। उनको लगता था कि ये आदमी नहीं बाहर जाना मतलब फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था नहीं, आपको? सपोर्ट वो खुश नहीं थे। माता-पिता का कहना था कि कहीं बाहर निकलो, देखो, यहाँ क्या होना है, ये बच्चों को लेकर 5 साल से तो कुछ आगे फ्यूचर बनेगा नहीं। तो इसके लिए कहीं काम जो होता है माता-पिता को, मेरा लड़का कुछ ज़्यादा इनकम करे, कमाए, कहीं निकले, और गाँव देहात में रह के पता नहीं क्या होगा आगे, तो थोड़ा सशंकित थे ही वो लोग। लेकिन पता नहीं, अब हमको एक धुन कहिए, एक लगा हुआ था कि चलो कोई कुछ कहे। और उस समय तो समाज में भी जब आप किसी भी व्यवसाय में, हमको लगता है कि जिस समय आप कोशिश कर रहे होते हो, तो सिर्फ जो कोशिश करते हैं उन्हीं को विश्वास होता है कि मेरा होगा, बाकी लोग को लगता है कि कुछ नहीं होना है। सभी हंसते भी हैं कि इनका लाइफ ठीक नहीं है, कुछ नहीं किया, पढ़ लिख के गाँव में बस वही 2 बच्चा को लेके ट्यूशन टाइप, ऐसा भी लोग को लगता होगा, लेकिन हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए कि किसको क्या लगता है। अगर जीवन में हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी को अगर आगे कुछ करना हो, तो सबसे पहले उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कर रहे हैं बस वही सही है, बाकी क्या हो रहा है। तो शायद ये काम में आ गया हो हमको। हमारी टीम ने रिसर्च किया है आपके स्कूल और कॉलेज के बारे में और आपके खास करके आपके जीवन के बारे में। तो हमारी टीम ने जो रिपोर्ट हमें दिया है उसमें यह लिखा हुआ है कि शुरुआती दौर में बच्चे स्कूल आते थे और बच्चे स्कूल से घर जब जाते थे तो घर पे जाने के बाद वो पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, आप उनके घर तक जाते थे चेक करने के लिए। क्या ये सही है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। आप जब मेरे गाँव में आएँगे, किसी से पूछेंगे, तो चूँकि उसको नाइट विजिट हम लोगों ने नाम रखा है। क्योंकि ऐसे ऐसे फिर आज के स्तर में कहाँ है? हाँ जी, आप क्यों आते हैं? अब कहने में बहुत मिलता, तो हमने एक नामाकरण कर दिया कि भैया ये नाइट विजिट है। और नाइट विजिट करना ये शौक नहीं था, एक मजबूरी भी थी, कि हम देखते थे कि अगर बच्चों का विकास नहीं हुआ, मान लें कि यहाँ जो भी हम उसको पढ़ाए-लिखाए, जो उसको होमवर्क वगैरह मिला, तो पता नहीं अब घर में क्या व्यवस्था है, वो पढ़ भी रहा है या फिर जाके सो गया। अगर घर में वो नहीं पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इस जवाबदेही को उनके अभिभावक ना निभा पा रहे हों, या तो शिक्षा के अभाव में, या समय के अभाव में, या घर पर जो उनके पिताजी यहाँ नहीं रहते हैं।
तो ये मेरी ही जवाबदेही थी कि वो घर पर भी पढ़ा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पढ़ेगा तभी उसका विकास होगा। जो यहाँ से पढ़ के गया उसको याद रखना। तो हम लोग शाम में निकल जाते थे और किस क्षेत्र में जाएंगे ये उनको नहीं बताया रहता था, इसलिए सब पढ़ते रहते थे। और उनको पता तो है नहीं कि मेरे तरफ आएंगे या उस तरफ जाएंगे, इसको किसी से शेयर ही नहीं किया जाता था। इसलिए चारों तरफ जाएंगे तो कभी एक नाइट में हम एक ही दिशा में, क्योंकि वहाँ समय भी लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं कि हम रात भर घूमे। तो पढ़ाई के समय में ही जाना है और कोई एक क्षेत्र से घूम के लौट आना है। तो इसमें उनको बताया हुआ नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था बच्चों की, पता नहीं सर किस क्षेत्र में आएंगे। तो नाइट विजिट करने से इसका लाभ मिला था। बच्चों को एक डर होता था यहाँ वो आएंगे, और बच्चे के जो पेरेंट्स है वो भी काफी आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ उनको एक अच्छा लगता था कि चलो सर यहाँ तक का सुविधा, तो हृदय से धन्यवाद देते थे नाइट विजिट के लिए। स्कूल के लिए वो दे या नहीं दे, उनको लगता था कि आदमी उतना ही पैसा में, अब दिन भर तो ही पढ़ाते ही हैं बेचारे, और फिर रात में भी देखने आते हैं। ये चीज भी लोगों के हृदय में हमारे बसने का, क्योंकि मैं भी गांव से पढ़ा हुआ हूँ और गांव से पढ़ा हुआ हूँ तो जितना डर हम लोग को टीचर से होता था, तो गुरुजी से होता था, उतना शायद हम लोग को पेरेंट्स से नहीं होता। नहीं होता। तो मुझे जहां तक लगता है आपके जो आपने बताया और जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है, तो मुझे जहां तक लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होते होंगे, बहुत खुश होते होंगे आपके इस जो नाइट विजिट वाला जो आपने हाँ जो कार्यक्रम था उससे वो प्रभावित होते थे। नेक्स्ट दूसरा हमारे टीम ने सर एक और खबर निकाली, रिसर्च करके निकाला है कि आप उस जमाने में भी हॉस्टल का फैसिलिटी देते थे। उसको आप कैसे मैनेज करते थे? एक रूरल एरिया में, एक गांव क्षेत्र में हॉस्टल में बच्चों को रखना, मतलब कैसे करते थे उस समय? देखिए ऐसे तो कुछ चीजों को हम मन में प्राइवेसी भी रखना चाहिए हमको, और जो चैनल में सब कुछ खुल के बोलने से फिर नहीं, जितना आप बोल सकते हैं, आपको दबाव नहीं है, जितना आप ओपनली बोल सकते हैं। आपका जो टीम ये पता किया, ये अभी नई पीढ़ी को पता भी नहीं है। वो हॉस्टल भी कमाने का जरिया नहीं था। जब हमने देखा कि नाइट विजिट से भी बच्चे उतना नहीं पढ़ पा रहे, अच्छा, तो उसका आप पता कीजिएगा, हॉस्टल का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट था। अरे वाह! जिसमें हम शुरू से ही बोले कि हम लोग को एक अनुराग हो गया था कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमको कोई बच्चा ही नहीं देगा, और इसकी जवाबदेही हम अभिभावकों पर नहीं डालना चाहते कि आप देखिए, जैसे आज स्कूल का हम सुनते हैं, आज भी मेरे स्कूल में बोलना मना है। बहुत सारे स्कूल अभी जो चैनल को देख रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स है वो जाते होंगे यदि बड़े स्कूल में कहने कि मेरा बच्चा घर में नहीं पढ़ता है, तो उनको तो पहले कहने में ही बुरा लगता है कि ये जान जाएगा तो कहीं हमको लो देखेगा। और अगर कहते भी हैं तो उनका जवाब होता है, बताते हैं कॉमन जवाब, ये सुन रहे होंगे लोग, वो स्कूल उनको बोलता है कि भैया आपका बच्चा 5 घंटा ही मेरे पास, बाकी तो जो समय है वो तो आपके पास है, तो हम 5 घंटे में क्या कर देंगे। लेकिन हम अपने टीचर मीटिंग में सिखाते हैं कि भैया ये बात कभी नहीं बोलो, ये खराब बात है। मान लो कि वो नहीं पढ़े लिखे होंगे, मान लो वो सक्षम नहीं होंगे, तो फिर इनको ये दबाव डालना कि आप ही देखिए, आप ही 21 घंटा, क्योंकि हम गुरु हैं, हमारा 5 घंटा होना चाहिए, 25 घंटा जोड़ा, क्योंकि हम अब टेक्निकल लोग हैं, हमको अनुभव हो गया, हम मोटिवेट करेंगे सो फिर उनकी मम्मी करेगी। तो हॉस्टल खोलने के पीछे यही कारण था कि उनका हम परिवेश भी बदले, माने बच्चे जब यहाँ मेरे ही पास हो जाए तो बस उनका खाना सिर्फ घर से उनके अभिभावक, क्योंकि सब लोग का खाना उनके घर तो शाम में वो दिए जाते थे अपने बच्चों को जो खाना था, और तब तक हम नहीं खाने देते थे जब तक उनका पढ़ाई पूर्ण हो। जो मेरा समय है, जब उनका पूरा वर्क कंप्लीट होगा, और रात में हम पढ़ाने का काम नहीं करते थे उनसे, उनको बोलते तुम खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। और बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते थे या बीच में ऊँगते थे तो हम उसका एक समझिए कि चौकीदारी का काम करते थे, उनको फिर जगाते थे, बोलते थे आँख धो के आओ, अभी और पढ़ना है, अभी टाइम है। और उनके पास घड़ी नहीं होती थी तो हम झूठ भी बोल देते थे, अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो हम बोलते थे कि भैया अभी तो 9 भी नहीं बजा है, जबकि 9 बज रहा होता। तो ऐसे करके उनको पढ़ाने का हम काम करते थे। और कभी कभी मेरा ही खाना घर से नहीं आता था तो बच्चे उससे निकाल के हमको थोड़ा बहुत देते भी, और हम आते थे, और ऐसे चलता था, तो जैसे गुरुकुल चल रहा है। बहुत ही अच्छा मतलब स्टोरी क्या है, रियल स्टोरी है, और ये आपका खुद का स्टोरी है। और आपने मतलब इस तरीके से बच्चों को, इतना कोई भी टीचर आज के डेट में जो स्कूल खुले हुए हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को भी अगर मैसेज जाता हो तो जाना चाहिए। और ये चैनल पे आपके साथ इंटरव्यू लेने का मकसद भी यही है कि आज के डेट में जो स्कूल है वो टोटल प्राइवेट स्कूल तो बिजनेस बना दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो बिजनेस का साधन नहीं होना चाहिए, और अगर स्कूल
मतलब जो उसके शिक्षक हैं या जो उसके डायरेक्टर हैं, यदि बिजनेस के लिए खोले हैं तो एक बात मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, महसूस कर रहे होंगे कि जब व्यक्ति प्रोफेशनल होता है तो आज के स्टूडेंट ये बात समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है। ये खोल के वो नहीं बोलते, इनको लग जाता है कि भैया यहाँ हर बात में एक बिजनेस है, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ इनको क्या है। ये बच्चों को भी फील होने लगता है, क्योंकि और बात के लिए उतना नहीं बोलते हैं, ये क्लास करते हैं फिर निकल जाते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं। तो उनको सम्मान में एक कमी आती है, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाता है जो हम तो अब वो बोले कि 35 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन भी मेरे यहाँ से पास होना शुरू हो गया है। ऐसे बहुत सारे होंगे, लगभग मैं अगर सच बोलूँ तो 70 से 75 ऐसे अभिभावक हैं जो मेरे यहाँ से ही पढ़े हैं और उनके बच्चे भी मेरे यहाँ के पढ़ के निकल रहे हैं। वाह। तो ये विश्वास उनको तभी जगा है जब उनको लगा कि नहीं भैया पैसा तो ठीक है इनको मिलता ही है, हम भी आखिर पैसा नहीं आता तो धीरे धीरे इकोनॉमी में कैसे सुधार होता बिल्डिंग में। तो पैसा पीछे से आया, वो सेकेंडरी हम उसको मान के आज भी चलते हैं। और किसी भी आदमी को चाहिए कि भैया पहले काम करो तो पैसे स्वयं ही आते हैं। और मेरा जहाँ तक है कि अगर पैसे के पीछे कोई दौड़ रहा है तो पैसा उसको दौड़ाते रहता है, उसके हाथ नहीं लगेगा, पैसा आगे आगे हो जाता है। इसलिए काम ही आगे हो जाए और पैसा पीछे से आते रहे। तो यहाँ पर जो बिजनेस का ये चीज़ नहीं है, और ये लोग शिक्षक हैं, गुरु अगर होते तो चूंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर चाहेंगे कि शिक्षक गुरु में सर जमीन आसमान का अंतर है। जैसे गुरु का अर्थ होता है, सब जानते होंगे, गु मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु वह है जो किसी को उसके बने अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। और शिक्षक फिर शिक्षा तक सीमित है, तो ऐसे में बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं होता। आप देखते हैं कि वो स्कूल तो जा रहा है लेकिन फिर माता पिता का कदर नहीं कर रहा है, और उनको भी लग रहा है वो प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि हम भी अगर पैसा कमाते थे कैसा स्कूल खोल देते। लेकिन हम लोग का जो शिक्षा था उसमें लगता था कि बाप रे इतना हमसे नहीं होगा, क्योंकि गुरु इतना प्रभावी हो जाता था अपने मेहनत से कि उसको लगता था कि तो चुनौती भरा काम है। और आज के स्टूडेंट को ये लगता है कि भैया ये तो बिल्कुल इसमें चुनौती का काम नहीं है, तो बस पूंजी लाओ, एक बड़ा सा स्कूल खोलो। अब स्कूल की क्राइटेरिया ही बदल के इसको होटल टाइप से करो, ये सुविधा हो, तो उसमें जो पैसे वाले लोग होंगे तो सर में तो वो पहुंच पाते हैं, फिर आम आदमी तो वहां तक शिक्षा ले ही नहीं पाता। तो उसके लिए हम लोगों की तरफ बहुत सारे स्कूल है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बस एक ऐसा, बहुत सारे संस्थान हैं ऐसे ऐसे जो वास्तव में इस व्यू से काम करते हैं। तो वहाँ संस्कार मिलेगा, जो गुरुकुल टाइप से चला रहे हैं, बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। आज भी बच्चा उसमें भी आईपीएस बन सकता है, उसमें भी विकास होता है, और वह धर्म के प्रति आध्यात्मिकता के प्रति वो काफी सतर्क रहता है। और वैसे बच्चों से भले उसको नौकरी नहीं मिले, लेकिन वैसे बच्चे से माता पिता और समाज भी खुश रहते हैं, ऐसा विवेक उसके अंदर आता है। मेरे टीम ने एक रिसर्च और भी किया है आपके स्कूल को लेकर कि आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे मतलब आर्मी में बड़े पोस्ट पे गए हैं, जैसे कर्नल बना हो कोई, या इंडियन आर्मी में गया है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। तो क्या यह बात सही है? हाँ बिल्कुल, स्कूल तो एक समझिए कि कारखाना की तरह, फैक्ट्री की तरह है ना, उसमें प्रोडक्ट निकलते हैं। हम तो ऐसे मानते हैं उस चीज़ को कि मेरा प्रोडक्ट कैसा गया मार्केट में। जो बच्चे मेरे यहाँ से पास करके चले जाते हैं उनके बारे में भी मेरी जानने की इच्छा होती है कि जो चीज़, जैसे कोई कंपनी सामान बेचती है और लॉन्च कराती है, तो मार्केट में देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा जा रहा है, लोगों का क्या है। तो स्कूल से तो होना ही चाहिए, अच्छे विद्यार्थी निकलने ही चाहिए। और सुदूर देहाती क्षेत्र में हमको तो आश्चर्य होता है कि इतने अच्छे पोस्ट पर मेडिकल में जाना, एमबीबीएस करके फिर डॉक्टर बनना, समाज की सेवा करना। और हमको इतनी खुशी मिली कि अभी हाल फिलहाल, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीना पहले मैं एक हॉस्पिटल है और तुर्की में, तो वहाँ जब गया तो मेरे अपने ही विद्यार्थी जो इस गांव के पड़ोस के ही गांव के हैं, और वहाँ पर वो डॉक्टर थे। बड़े वाह। हाँ, और वहाँ जब गए तो बेचारा वो तुरंत विद्यार्थी आया और पाँव छुआ सबों के सामने। और ये संस्कार दिया जाता है देहात के किसी भी स्कूल में। और वो देखा, फिर हमको दिखलवाया, फिर थोड़ा देर में मेरा चेकअप वगैरह करवा के फिर हमको गाड़ी में बैठा के और तब गया। तो गुरु का वही रिटर्निंग होता है, जीवन ही धन हो जाता है। हम तो पैसा दे के भी दिखला ही सकते हैं, आज के डेट में ऐसा नहीं कि हम 500 फीस नहीं दे सकते, लेकिन फिर जब अपना ही विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, और जो सच्चा गुरु होता है उसको कोई भेद नहीं दिखता है, अपने बेटा दूसरे का बेटा ऐसा नहीं रहता है। वो अपना बेटा भी अगर पढ़ा है, खुद मेरा ही बेटा मेरे ही संस्थान में पढ़ा है। और आज के डेट में फिर एक एयरफोर्स में भी है, एक मेरे साथ भी काम कर रहा है। और
सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट भी कोई मायने नहीं रखता है। आज के डेट में अगर कोई डॉक्टर बने, और कई बार हम सुनते हैं, देखा नहीं है कि कोई डॉक्टर हैं और किडनी के केस में तो लीवर का ये करके फिर जेल में चले गए। तो वहीं पर हम कहना चाहते हैं कि अगर संस्कार नहीं हो और सब किताबी ज्ञान हो तो बना तो जा सकता है किसी पद तक। हम जब क्वेश्चन का आंसर देंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा और हम क्वेश्चन रट के भी लिख देंगे तो हमको उस पोस्ट पर हम चले जाएंगे। लेकिन अगर संस्कार युक्त शिक्षा नहीं है तो फिर पता नहीं कितने हम सफल हो पाएंगे, कि मेरे बच्चों का क्या होगा भविष्य। लेकिन ये जो लोग हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट जाते हैं, जैसे आज भी बहुत चीज को आप देखते हैं कि देहाती क्षेत्र से वो विशेषता रखता है, महत्व रखता है, कि जिसे आप देहात से कोई केला लाते हैं, वहाँ का कोई घी आप बोलते हैं देसी घी। यहाँ तक कि जो नॉनवेज खाते हैं वो, लेकिन देसी मुर्गा उसका दाम दुगना है, देसी है तो। और फार्म वाला का कम सुंदर लगता है, फार्म वाला व्हाइट कलर का होता है, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन फिर वो जो चीज होता है तो पता नहीं, उसको मार्केट में लोग ज्यादा कीमत देते हैं। तो आज भी हमको लगता है कि जो रूरल एरिया है या ठीक है, वो थोड़ा पिछड़ा लगता है संसाधनों के अभाव में। थोड़ा वहाँ की सड़कें, लाइट, ये सब सुधार हो रहा है, इससे थोड़ा भले ही कमजोर लगता हो, लेकिन ऐसे उसमें शुद्धता पवित्रता तो जरूर होता है। और वो संस्कार जो शिक्षा लोग प्राप्त करके और वो अच्छे अच्छे पोस्ट में, वो सब सेना में भी गए हैं, मेडिकल क्षेत्र में गए हैं, लीडर बने हैं, वो बहुत सारे अच्छे भी कर रहे हैं और कुछ अच्छे नहीं भी हो पाए हैं। मैं उसको भी स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं शहर जाता हूँ और दिल्ली हो रहा तो मैं देहात का लोग हूँ, बहुत कम आता हूँ। कि जब यहाँ आता हूँ तो बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर पर लिखा रहता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन में 90% टॉपर। हम पूछते हैं कि बाकी कहाँ गया, उसका उसका तो चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जो गुरु का मतलब है कि जो ठीक है, जो बच्चा सही है और जो क्षेत्र में गए हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पर, मैं उनके माता पिता को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि उनका भी वास्तव में सहयोग हो रहा है। और मैं देखा कि कुछ लोग बोलते हैं कि तो उनके माता पिता तो उतने पढ़े नहीं लिखे थे, फिर उनका क्या सहयोग हो सकता है। तो उनका सहयोग होता है कि वो अनुशासन सिखलाते हैं। प्रथम पाठशाला घर भी है, उनका काफी महत्व है। जो अभिभावक सुन रहे हैं उनसे मैं ये चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ स्पेशली, कि आप उनको गुरु के प्रति अच्छी भावना रखें। घर में थोड़ा आध्यात्मिकता का भी माहौल हो, और ये सब अच्छा काम करता है। क्योंकि मेरा सोच है कि सबसे पहले विचार आता है हृदय में, और विचार जब कंटिन्यू आता है तो व्यवहार में बदल जाता है, विचार व्यवहार में चला जाता है। और व्यवहार जब कंटिन्यू होता है, अच्छा व्यवहार, तो वही संस्कार में कन्वर्ट कर जाता है। तो संस्कारित होने के लिए उसकी शुरुआत है विचार से। तो घर के लोगों का कैसा विचार है, उनके माता पिता को बच्चा को पालने में वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं बार बार कि तुमको नौकरी करना है, या फिर बोलते हैं कि पढ़ेगा तो बहुत पैसा कमा। तो ये सब बच्चों के गलत दिमाग में आ जाता है, पहले ही फोबिया डाल देते हाँ थे। फोबिया। तो उसको पढ़ाई स्वतंत्र रूप से कर देना चाहिए, और शिक्षा का महत्व है, हम उनको समझाना चाहिए कि भैया विवेक से इसका लेन देन है। शिक्षा रोकता है गलत कामों का, सही गलत में फर्क समझा दे, ये सब शिक्षा है। और नौकरी बिजनेस तो फिर वो अलग एक चीज हो गया। और ये जो जैसे कि आपने बताया कि 7 बच्चे से आज, जैसा कि हमारे टीम ने पता किया है कि आज आई थिंक 2,500 से 3,000, मेरे टीम ने बताया कि 2,500 से 3,000 बच्चे हैं आपके स्कूल में। और एक बहुत बड़ा कॉलेज भी आप बना रहे हैं जो बहुत ही जल्द वो भी आप चालू करने वाले हैं। और हमारे टीम ने आपके गांव और आपका जहाँ पे स्कूल है वहां पर जाकर देखकर हम इस पॉडकास्ट में भी वो वीडियो हम दिखाएंगे लोगों को कि ये आपके स्कूल और कॉलेज का। तो हमारी टीम ने तो इस बीच में जैसे 7 बच्चे से ये 2,500 3,000 तक का सफर, ये कितने साल में कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे पायदान पे आपने इसको अचीव किया, मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को कि मतलब आप कैसे इसको आगे लेकर गए, बताएंगे कितने कितने साल में ये मतलब कैसे कैसे सी। समय तो काफी लगा है, और उतना नहीं लगना चाहिए था। लंबा समय यहाँ तक के सफर और भी मुझे लगता है कि कम समय में तय किया जा सकता था। लेकिन मैंने शुरू में भी बताया कि थोड़ा संसाधनों का अभाव, थोड़ा ये। तो जैसे जैसे लोग भी अपडेट होते गए, हम भी अपडेशन की तरफ देते गए। रोज हमने सोचा कि अब इन बच्चों को थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में हम प्रयास करते गए, और इसमें काफ़ी समय लगा है मुझे। 30-35 वर्षों का सफ़र करना पड़ा है, अभावों के बीच से गुजरना पड़ा है। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये था, शायद आप नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये था कि 7 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, मतलब कितना साल लगा, बीच बीच में साल की गैपिंग कितनी, आई थिंक कुछ याद होगा आपको कि कैसे कैसे डेवलप हुआ है।
थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है हाँ सही बात, और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ भाई ना सही एक आदमी जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सही शिक्षा बात। का अभाव, मेरा मानना है कि देश में शिक्षा का अभाव अभी भी है। वो शुरू में तो साथ ही थे, जो हम बताए कि 1 वर्ष तक रह गए, ये शायद मेरे हाँ, ये तो आपने बताया। हर की परीक्षा थी, क्योंकि 1 साल तक अब 7 बच्चा 6 बच्चा तो स्कूल का, उसमें भी 1-2 एब्सेंट हो गए तो 5, तो फिर भी हमने शुरू रखा और हमको लगता है कि वहाँ पर हम 3 साल तक काम किए, उस जगह पर जहाँ हमने शुरू जहाँ स्टार्ट किया किया, पीपल का पेड़, एप्पल का पेड़ था, और वहाँ पर 3 साल लगा हमको, तो लगभग 150 बच्चे के आसपास हो गए थे। अच्छा, 3 साल में 150 हम आपने पूरा कर लिया। सो नाइस। हाँ, और 150 होने के बाद अब वहाँ जगह की कमी हुई थोड़ा सा, क्योंकि रूम तो उतना था नहीं, हाँ, बच्चे बढ़ गए तो और स्वाभाविक। और बाहर होता था कि कभी बारिश आ गई तो अब उतना बच्चा कहीं छुप भी नहीं सकता है, तो हमको लगा कि अब कुछ और व्यवस्था को बड़ा सेटअप करना, बड़ा सेटअप कराए, तो हम 3 साढ़े 3 साल के बाद एक फिर थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं हो पाया हमसे, लेकिन वो भी हमारे गांव के ही लोग सहयोग किए। अब जगह तो अपना भी नहीं था और न बनाने की उतनी क्षमता थी, फिर भी थोड़ी बहुत क्षमता हुई थी, तो हमने कुछ टाइल्स ईंट इधर उधर से लेकर, और हमारे चाचा लगते हैं महेंद्र प्रसाद सिंह, तो उन्होंने अपना जमीन थोड़ा सा, मतलब 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा से दिए कि ठीक है आप लीज पर ही इसको चलाइए, और थोड़ा सा हम उस लायक हो गए थे कि इस व्यवस्था को हम थोड़ा ठीक ठाक कर सकते थे, तो वहाँ पर जाके फिर हम अपडेट किए, तो वहाँ पर लगभग हमको हो गया 5 से 6 बच्चे, 600 बच्चे हो गए, और वहाँ भी हमको लगा समय लगता है कि 10 साल 10 साल वहाँ कंट्रोल। लग गए। हाँ, तो मान के चलिए आप लगभग, हाँ, उसका 4 गुना बच्चा अच्छा, लगभग हुआ। आई थिंक मतलब 1.5 4 गुना का मतलब हो गया आपका 300, आई थिंक 600 500-600 लगभग हो गया, थोड़ा मोटा गया। तो फिर वहाँ भी थोड़ा दिक्कत आने लगी, फिर हाँ, स्वाभाविक बात है, बच्चे थोड़ा बढ़ेंगे तो। बच्चे में फील्ड छोटा हो गया, पानी अब एक हैंडपंप से फिर उतना नहीं हो पा रहा था, फिर भी हमको लगता है ना कि बच्चे भी हृदय से जुड़ चुके थे, इसलिए सुनने से लगेगा कि इतना भाव था, लेकिन उस समय का अगर हम याद करें तो दोनों बड़ा खुश रहते थे, आज से भी ज्यादा, और बच्चे भी बिल्कुल गुरुकुल की तरह चलता था, अगर पानी भी बरस रहा है तो हम लोग भी भीगते थे और बच्चे भी भीगते थे, और गार्जियन का भी सहयोग था कि इस बात की परवाह नहीं करते, वो कोई कंप्लेन नहीं आता था कि हमारे बच्चे भीग गए हैं तो आप कैसे चला रहे हो, तो हम लोग स्वतंत्र हो गए, माने गार्जियन एक तरह से हमको सौंप दिए थे कि भैया आप अपने तरह से देख लो, और हम भी वही कर रहे थे कि अब का काम नहीं है, हम नाइट विजिट भी करेंगे, वहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, हम सब करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मुझे ये भी सुनने में आया हमारे टीम के थ्रू कि जो पेरेंट्स मतलब सामर्थ्य नहीं थे किताब को लेकर या यूनिफॉर्म को लेकर, तो आपने उनको खुला ऑफर दिया कि तुम बच्चे को भेजो, ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो, ये खर्चा स्कूल उठाएगा। तो इधर आके तो कुछ हुआ है, अब सामान्यतया कि होता है ऐसा कि किसी के अभिभावक पेरेंट्स जो हैं वो माताजी हैं, पिताजी गुजर चुके, या किसी की माताजी पहले ही गुजर गई थी और पिताजी भी, तो ऐसा तो आते ही रहता है, तो उनको हम बिल्कुल हिम्मत देते हैं, बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, और आप आइए यहाँ, है ना, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कोई आप चिंता नहीं कीजिए। अगर वो भी छुपाते नहीं हमसे, अगर उनको लगता है कि नहीं सर हम सिर्फ फी नहीं दे सकते हैं, बाकी हम आपका कुछ सहयोग कपड़ा या अच्छा, तो हाँ, तो यूनिफॉर्म और बुक का पैसा हाँ, दे दूंगा, दे दूंगा, फ्री नहीं दे पाऊंगा। फी नहीं दूंगा, तो आप कम से कम अपना फी हटा लीजिए, तो बाकी चलिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ उस तरह की जो आते है समस्या। दूसरा कि सरकार की तरफ से एक अच्छा पहल था कि जो ऐसे कोई नहीं दे पा रहे हैं पैसा या कुछ, तो 25% मतलब सब्सिडी कुछ। RT करके था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अच्छा, बोला कि भाई ऐसा ना हो कि इतना फी हो स्कूल का, सरकार का ये पल था कि कोई भी स्कूल हो, और इतना महंगा ना हो कि अब आम आदमी या जिसके पास नहीं पैसा है वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो उसने एक व्यवस्था लगाया कि भैया आप जितना जो पढ़ाना है जैसे फी है ठीक है, लेकिन 25% वैसे बच्चे जो उसमें नहीं आते हैं तो उनको आप पढ़ाइए, है ना, और उनका खर्चा अपना गवर्नमेंट देगी या कुछ भी, तो हम अब उनको क्या बोले, घर से तो थोड़ा व्यवस्था लोग पूंजी है, वो देंगे नहीं देंगे, तो हम लोग इसकी भी परवाह नहीं करते हैं, गार्जियन को इसका लाभ हमारे स्कूल में मिलता है RT का, तो गार्जियन भी जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी मतलब ऐसा स्टोरी है ना आपका सर, सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि अगर आज के डेट में भी मतलब ऐसे शिक्षक और ऐसे निदेशक को होना बहुत जरूरी है,
एक आप ही के बिहार पटना से खान सर है, और खान सर की भी स्टोरी काफी हो रहा है, और महान और आप रूरल क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आप लाइमलाइट में नहीं है। शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपके इंटरव्यूज वगैरह बहुत सारे मैंने फेसबुक पे देखे हैं, तो हमारी टीम ने आपको सिलेक्ट किया था कि इनको पॉडकास्ट पे लाना चाहिए, और काफी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने मुझे अवसर दिया। और मैं 2-3 सवाल और रह गए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे पूछ लूं। ठीक। 2-3 सवाल और रह गए। आपके स्कूल और कॉलेजों को बाकी संस्था से क्या अलग बनाती है? और देखिए रविशंकर जी, आपका बहुत ही ये उत्तम उम्दा सवाल है, और ये आपके कला को प्रदर्शित करती है कि आप इस इंटरव्यू के शायद आखिरी दौर में, क्योंकि समय काफी हो चला है, इसलिए हमको लग रहा है कि अब बहुत सारा क्वेश्चन शायद नहीं बनाया जाए। ये बहुत ही झकझोरने वाला प्रश्न है कि आखिर संस्थाएं सब हैं और सब अच्छे हैं और सब में पढ़ाई होती है। जैसे पूरे भारतवर्ष में 26 ही लेटर है इंग्लिश का, और उतना में पढ़ाई होती है, फिर फी अलग अलग क्यों होता है, क्या है? तो ये अच्छा सवाल है कि आखिर भिन्नता क्या है। संस्थाएं तो सब ही ठीक है, ऐसी भी संस्थाएं हैं जहाँ 10,000 छात्र पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें वैल्यू दिए, जैसे अभी गुरुकुल है, मेरे एरिया में गुरुकुलम है, तो जहाँ पर गुरु पद्धति होगा, जहाँ उससे रिलेटेड पढ़ाई होता होगा, तो वैसा हम यहाँ शिक्षा देते हैं। इसीलिए अंतर यह हो जाता है बाकी संस्थानों से कि हम नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देते हैं, जिसमें मोरल वैल्यू ज़्यादा हो। और वो कहाँ से आया हम फिर क्यों जोड़ दिए होंगे? तो हमने शुरू में कहा था कि हम थोड़ा आध्यात्मिकता से भी हैं, और कभी रामचरितमानस से या कुछ से। तो ऐसा होने से क्या होता है कि मेरे स्कूल में अगर कोई आए देखे, जो शायद शहर के स्कूल में होता हो, तो आज भी गुड मॉर्निंग है, बच्चे अपडेट्स हैं, फिर भी वो पाँव छूने में थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं। और मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, मेरे एक स्टूडेंट अभी याद आया, वो प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, और जब हम वहाँ पर गए थे उनके प्रिंसिपल साहिबा को आमंत्रित करने के लिए साइंस एग्जीबिशन में, चूँकि एक्टिविटीज़ होती रहती है स्कूल में, तो वो उनके सामने मेरे चरण स्पर्श करके और बोला हिम्मत से कि ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुदेव हैं। तो प्रिंसिपल को भी लगा कि हाँ कोई है। तो ये संस्कार है, नैतिक शिक्षा देने का ही आधार है। और नहीं तो आज के युग में ऐसा हो गया है कि माता पिता यदि अच्छे पोशाक में न हो और बेटा उनका कोई ऊंचे पद पर हो और मिलने जाएं, तो आप कई बार सुने होंगे कि वो थोड़ा वहाँ पर उसको इग्नोर कर देते हैं कि अब लोग क्या सोचेगा कि अरे ये फादर है। तो ये हमारे यहाँ नहीं, ये बच्चों में इतना संस्कार भरा हुआ है कि हर हालत में वो अपने माता पिता का आदर करेगा ही करेगा। और ये शिक्षा हम लोग यहाँ से भी देते रहते हैं, और हम लोग का भी वहाँ बच्चे अभी पाँव छूने में काफ़ी विश्वास करते हैं गुड मॉर्निंग की अपेक्षा। तो ये नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा है, ये थोड़ा सा भिन्न करता है मेरे स्कूल। सर, इतनी जिम्मेदारियों के साथ आप अपने आप को कैसे संतुलित और प्रेरित रख पाते हैं? मतलब मोटिवेशन और एनर्जी कहाँ से आता है आपको? देखिए, अब ऐसा तो हम अभी सोच के नहीं रखे थे, फिर भी जहाँ तक सही चीज़ है तो उसका अंदाज़ा फिर हो जाता है। तो हमने देखा कि जीवन में हमको जहाँ से मिला, तो कुछ तो हम बोलेंगे कि कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होना इसका है। दूसरा कि उससे आध्यात्मिकता से एक पेशेंस मिलता है व्यक्ति को, और विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता भी आती है। और जब विनम्र रहेगा आदमी, खींचेगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, तो ऐसे भी एनर्जी बरकरार रहता है शरीर में। ये कॉमन चीज़ है, ये सब करते हैं। जो व्यक्ति और ज़्यादा उनको बार बार गुस्सा आता होगा, फिर ये है वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो उससे बचना पड़ता है। कैसा भी समस्या आए तो उसको धैर्यपूर्वक सुनना। विद्यार्थियों की बात को भी हम लोग धैर्यपूर्वक सुनते हैं। और कुछ मोटिवेशनल किताबें हैं, कुछ कबीरदास जी के दोहे हैं, खास करके उससे तो हम काफ़ी प्रभावित होते हैं। जैसे हम बच्चों को भी बताते रहते हैं, बच्चे जानते भी हैं कि विद्या और धन, वो लिखे हैं कि बिना परिश्रम का नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसे चीज़ और मोटिवेशनल जो किताब हैं, और कुछ गुरु का भी हमने जीवनी पढ़ा, जैसे रामकृष्ण परमहंस, बहुत अच्छा बुक है, मैंने भी पढ़ा। जिन्होंने विवेकानंद जैसे शिष्य को, वो हमने खुद पढ़ाया भी उस किताब को, कोर्स में था बीटीबीसी में, कि अनंत धैर्य के साथ। वो हमको याद है कि विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, और विवेकानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हो गए,
ये रामकृष्ण परमहंस बहुत पढ़े लिखे या एजुकेशन किताब से नहीं लिए हुए थे, उनके आध्यात्मिक शक्ति थी और उसके जरिए उन्होंने अनंत धैर्य के साथ नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। शिवाजी के गुरु थे ये समर्थ रामदास, उन्होंने किया। भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते थे, तो हमने विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, तो सभी गुरु के बारे में हम ध्यान दिए कि फिर वो लोग ऐसे इतने बड़े, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, फिर भी ऐसे ऐसे शिष्यों को उन्होंने दिया, ज्ञान दिया, उनको आगे बढ़ाया, जिसके चलते गुरु का भी नाम हो गया। तो हम लोग उस पद्धति के कारण, उनको देखने के कारण वो हम लोग एनर्जेटिक रखते हैं, उन लोगों से प्रेरित होकर। और एनर्जेटिक का हमको मतलब होता है कि पॉजिटिविटी अगर आदमी को हो, अगर आदमी पॉजिटिव थॉट से चल रहा है तो एनर्जी अपने आप भी आ जाती है, स्वतः आ जाती है। तो शॉर्ट में हम चाहेंगे कि शायद यही बात होगी मैं बोलना। एक सवाल और है जो अभी पूरे देश में बहुत लोगों ने इस सवाल को उठाया है। जैसा कि मैंने अभी आपसे वार्तालाप में यह देखा कि आप धार्मिक प्रवृत्ति से हैं और धार्मिक मतलब आपने धार्मिक शब्द को बहुत बार रिपीट किया है इस इंटरव्यू के दौरान, तो आप धार्मिक चीज को ज्यादा मानते हैं। तो बहुत लोगों का ये डिमांड भी है कि बच्चों के सिलेबस में रामचरितमानस या भागवत का कुछ मोटिवेशनल कोट, जैसे कृष्ण भगवान ने कुछ कहा हो रामचरित, उनसे प्रेरित होकर कुछ, क्या वो सिलेबस में डालना, सरकार को डालना चाहिए? देखिए, हमको तो याद है, उसको हम पढ़ाए भी, सिलेबस में था। क्लास 6 में कुछ दिन पहले ये जो बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी की जो किताब आती है, उसमें एक संक्षिप्त रामायण, जो लोग, हमको लगता है कि 8-10 साल पहले और कोई 6 में पढ़ाया हो या विद्यार्थी पढ़ा हो और वो सुन रहा हो तो हटा दिया गया तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो तुरंत समझ जाएगा। तो उसमें ये अनिवार्य था, उससे क्वेश्चन दिया जाता था और उस किताब का नाम ही था संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त में वो लिखा हुआ था। तो मोरल वैल्यूज तो होना ही चाहिए। और आज अभी विचार किया जा रहा है सरकार की ओर से कि एनसीईआरटी में भी और सभी चीजों में, जो बीच के दिनों में पता नहीं क्यों लुप्त हो गया था। जैसे आज के विद्यार्थी से पूछा जाए, एक 50 साल के आदमी से पूछा जाए कि श्रवण कुमार कौन थे, आरुणि कौन था, तो तुरंत बता देंगे। लेकिन आज जो अभी तत्कालिक की नया पीढ़ी में जो स्टूडेंट, आज के युवा, हाँ, इनसे जब हम अभी भी बोलते हैं कि देखो आरुणि थे, तब हम चुप हो गए हैं, वो ताकते रहते हैं, पता नहीं कौन आरुणि थे। उनको पता नहीं चलता है कि श्रवण, जबकि लोग अपने पुत्रों का नाम श्रवण कुमार भी मिलेगा आपको, श्रवण कुमार सिंह, श्रवण चौधरी, लोग जानते थे, नाम भी रखते थे कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार के जैसे। लेकिन आज शायद सुना हो कोई विद्यार्थी, लेकिन पाठ में तो नहीं पढ़ा होगा। ये हमको पूरा विश्वास है कि उसके पाठ में है ही नहीं श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार के प्रसिद्धि क्या कारण था? अपने माता पिता की अत्यंत सेवा करना। तो इन चीजों को कम किया गया है और हम इंग्लिश बोल के कुछ शब्द को इधर उधर करके लगता है कि हम मॉडर्न भी हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। अब जहाँ सोचिए कि जहाँ पिताजी थे, जो बाबूजी थे, तो सब पापा पर आए। और जब हम जा रहे थे तो स्कूल में देखिए, अब पापा भी नहीं है, पा है। शब्द का लोप, फिल्म भी बनाया पा, हाँ हमारे, तो शब्दों का लोप होते जा रहा है ना। अब जो पहले माता जी थे, माँ थी, है ना, तो वो सब अब मम्मी पर आई। जैसे किसी कार्ड पर छपता है श्रीमती, अब श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और मती है सरस्वती, बुद्धि की देवी। तो वैसे स्त्रियों के नाम के पहले श्रीमती लगता था। और मिसेज का अर्थ आप कहीं से ढूंढ सकते हैं मोबाइल में, वो कहने लायक ही नहीं। और हम मिसेज कह के ही खुश हो जाते हैं। श्रीमान होते थे, जो श्री से युक्त हों, ऐसे पुरुष। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो रामचरितमानस और भागवत के जो सब्जेक्ट जो पहले चल रहे थे, वो सब्जेक्ट में आना चाहिए। हाँ, वो चीज होना चाहिए, क्योंकि मूल चीज जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जो मेरा जड़ है, जो मेरा जड़, अगर कोई वृक्ष अगर जड़ को, मिट्टी उसको छोड़ देगा तो ऊपर गिर जाए। और जड़ समझती है कि हम मिट्टी से स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन जैसे ही वो मुक्त होता है तो पेड़ का अस्तित्व ही नहीं रहता है। उसी तरह से हम जड़ को उदाहरण और लगता है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, तो फ्री नहीं हो रहे हैं। जैसी जड़ छोड़ेंगे, यानी माता पिता को छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, सनातन धर्म को, और फिर हम कहाँ रहेंगे ये खुद ही पता करना मुश्किल हो जाता है। तो सर, ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत समय ले लिया और बहुत लंबा पॉडकास्ट हो चुका है। तो आप ऐसी 3 बातें जो हर एक विद्यार्थियों को फॉलो करने चाहिए, हर एक बच्चों को, हर एक स्टूडेंट को, अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ, तो ऐसी कोई 3 बातें बताइए जो हर एक विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से। ऐसे तो समय के हिसाब से, युग के मुताबिक
बहुत सारे चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन जो हम बीच में कहे थे, जिसको मैं खास करके व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूँगा कि जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसी को महत्वपूर्ण माने, लेकिन जो जड़ है, जो बोले हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा आई है, तो उसमें लिखा गया है विद्यार्थियों के लिए कि उनमें क्या-क्या गुण होना चाहिए, और अभिभावक यदि इसमें पालन कराएँ उनसे, तो अच्छा रहेगा, सहयोग मिलेगा बच्चों को। उसमें लिखा गया था, ये चाणक्य जो गुरु माने जाते हैं, उन्होंने लिखा था कि काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब काक की तरह चेष्टा होना चाहिए, कोशिश ट्राई करने का, और बको ध्यानम, बको बगुला को बोलते हैं। और वो जब हमने तो आँखों से देखा है, शायद शहरी क्षेत्र में अब बगुला न देखा हो, पर तो वो कहता है कि एक पैर पर पानी में जाके खड़ा हो जाता है ताकि पानी हिले भी नहीं, और मछली को यह एहसास ही नहीं हो कि यहाँ पर कोई पक्षी खड़ा है। और इतना ध्यान उसका होता है बको ध्यानम बगुले का, कि जिस तरह ज्यों ही मछली थोड़ा-सा बाहर निकलती है कि फट से पकड़ लेता है। लोग का ध्यान मिस नहीं करता है। तो उसमें कहने का उनका है कि इस तरह से ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे हम और भी बोलेंगे कि क्लास में किसी का 1 रोल नंबर है, एक का 40 है। तो ऐसा नहीं कि 40 रोल नंबर वाला मूर्ख है, अंतर इतना ही हो गया, 1 रोल वाला जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, वह बगुले की तरह ध्यानपूर्वक सुनता है। जब कोई सुनता है तब समझता है, जब सुनेगा ही तो फिर समझने का चांस ही नहीं। और 40 रोल में ये हो जाता है कि वो ध्यान वहाँ एकाग्र नहीं, एकाग्रता के लिए लिखा गया है कि वो शिक्षकों की बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अभिभावक यदि कुछ अच्छी बात समझा रहे हैं, तो फिर वहाँ ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर बगुले की तरह उनकी ध्यान होता है, उदाहरण दिया गया, तो ज़्यादा अच्छा है। श्वान निद्रा तथैव च, श्वान निद्रा, श्वान है कुत्ते को कहते हैं। उनकी जो निद्रा है, आप देखते होंगे कि वो बहुत जल्दी ही जग जाते हैं। चौकन्ना होते हैं। हाँ, उनकी नींद मतलब हल्की होनी चाहिए विद्यार्थी में। और अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी का जो भोजन है, चूंकि आहार विहार मतलब आहार के अनुसार से ही विचार का जन्म होता है। तो आहार अगर सही रहेगा, संतुलित रहेगा, आहार अल्पाहारी मतलब ऐसा नहीं कि वो कम सिर्फ खाता हो, मतलब खाना वो शुद्ध खाता हो, पौष्टिकता से परिपूर्ण खाता हो। ये फुचका चाउमीन पिज्जा क्या है, तो वो खाने से फिर उसी तरह से प्रॉब्लम आएगा। तो मेरा कहना है कि उसमें खाने में शुद्धता हो, अल्पाहारी मतलब अल्पाहारी जिसे जिसको अभी आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो उस तरह से उनका हल्का ही खाना हो। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण अगर होते हैं, तो चलिए अगर 5 नहीं तो उसमें से 2-3 भी होते हैं, हम तो कहेंगे यहाँ तक कि इसमें भी कुछ छूट दी जाए उनको। और उसमें बस 2 चीज़ तो होना ही चाहिए, चेष्टा तो होनी चाहिए किसी काम में, काक चेष्टा, तो मतलब कौवे की तरह चेष्टा हो उनका, और ध्यान हो। ध्यान है मेडिटेशन, आज पूरा दुनिया मेडिटेशन सीख रहा है, ये बहुत पहले ही लिख दिया गया है। उनकी तरह चेष्टा का मतलब है कि मेडिटेशन, बगुले का ध्यान भंग ही नहीं होता है थोड़ा देर के लिए। तो यही कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए। और हम तो चाहेंगे कि अगर आपका प्रश्न खत्म हो गया हो, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसमें कुछ त्रुटि हुई हो, जो लोग हमारे कुछ होता है, अगर हालांकि ये तो लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये पूरे एपिसोड में जो बाइंड अप होता है ना किसी भी एपिसोड का, उस बाइंड अप में हमने एक सवाल मेरे से मिस हो गया है, जो अभी अचानक मेरे दिमाग में आया, तो मैं वो पूछना चाहूंगा। वो 7 बच्चे से लेकर 2500-3000 बच्चे तक का सफर 35 साल में आपने पूरा किया, तो अभी एज प्रेजेंट टाइम जो अभी आगे आपका क्या गोल है, इसको मतलब आगे आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, फिर ये गोल जो हम शुरू में बोले थे कि मेरा पैशन है, शौक है, अच्छा, तो न तो हम अपने इनकम को कभी उतना गहराई से सोचते हैं, देखते हैं, तो आप स्टोरी से प्रेरित हो रहे हो, आप इनकम को बता रहे हैं, और उसी तरह से फिर हम ये नहीं देखते हैं कि कितना संख्या, चूंकि क्वांटिटी या क्वालिटी में फर्क है। हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। आज अगर अभाव में खैर आज तो बहुत बच्चे हैं, जब कम भी था, और मेरे छात्र चूंकि मेरा लंबा समय काल रहा है, जो सुन रहे होंगे, तो हम उस समय भी अगर बच्चे का आचरण गलत हो जाए, आज भी मेरा सिद्धांत है कि कोई बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर है, तो उसको हेट नहीं करना चाहिए, हम उससे भी प्रेम करते हैं, गुरु का कर्तव्य मतलब उसको टॉर्चर नहीं करना मेरा चाहिए। प्रोडक्ट कमजोर हो रहा है, उस पर हम फोकस बनाएं। लेकिन आज भी अगर आचरण संबंधी गड़बड़ी होता है, बच्चे उदंडता की तरफ अगर भागते हैं, तो कम बच्चे भी हो तो हम उस समय चाहते हैं कि भाई बच्चे कम ही हो तो सही, ये फ्रेश हो, सही हो, मतलब 4 ही बच्चे हो, अच्छे हो, अच्छे हों, ये अच्छे आचरण के हो। जबकि उसी जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चाहते हो इतना संख्या, चूंकि वो सोर्सेज ऑफ इनकम देखते हैं, तो वहाँ पर बच्चा पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कैसा भी करे भैया, निकालेंगे तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा।
तो ये सोच रखने से मेरा जहाँ तक ख्याल है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कोई आम सड़ता है तो टोकरी से निकालना पड़ता है। तो संख्या इसका बहुत बढ़े कम बढ़े, है ना, लेकिन विद्यार्थी अच्छे प्रोडक्ट हो, संस्कार युक्त शिक्षा उनको मिले और जीवन के जिस क्षेत्र में जाए, क्योंकि पढ़ाने का अर्थ आज के युग में करियर से लोग जोड़ लिया है। करियर निर्माण की कौन सा चीज पढ़े। आप सपोज कीजिए कि आज पढ़ाई में बहुत सारे कोर्स आके ऐड हो गए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक कोर्स है, आपदा प्रबंधन। और पहले आपदा का कोई पढ़ता ही नहीं था, बोला ये विपत्ति है, इसका भी क्या पढ़ रहा है पहले। तो आज प्रोफेशनल कोर्स सब हुआ और कोर्स के अंतर ये जॉब खुलते गया तो लोग उधर भागने लगे और बच्चे गार्जियन सोचते हैं कि अच्छा किस जॉब में ज्यादा पैसा मिलेगा उस चीज को पढ़ लो। और पहले था कि भैया वो अर्थ नहीं है, तुम जिस क्षेत्र में जाओ, मतलब वो करियर से ज्यादा करेक्टर प्रधान था। आज जिसे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, पुरुषों में भी उत्तम हो गए, तो वो एजुकेशन से नहीं हो गए और किताब का बहुत याद करते हो, है ना, वो अपने आचरण के बल पर हो गए। तो अगर आचरण सही हो तो कोई व्यक्ति आप देखते होंगे मार्केट में अगर कोई दुकान खोलता है और उसका आचरण बहुत सही है, ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो उसका दुकान कम पूंजी में यूं ही चलने लगता है कि नहीं उसी से लो। एक दूध भी लेते हैं तो आप एक जिससे विश्वास जुड़ता है, आपको लगता है कि वहां पर आप लेना चाहेंगे। तो हम आज भी करेक्टर को ही प्राथमिकता देख रहे हैं। करेक्टर सही हो गया तो करियर अपने आप खोज लेता है। जैसे प्रकृति हमको चुना कि भैया तुम यही करो, हम नहीं चुने इसको, उसी तरह से फिर जब वो करेक्टर बनता है तो उसको प्रकृति खुद से ढूंढ लेती है इसको क्या करना है और उस काम में उसको मन भी लगने लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपने इतना समय दिया। बहुत कम समय के लिए हमने आपसे बताया था, लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत लंबा चला और मैं इसमें से कोई भी सीन नहीं काटूंगा। जो रियल स्टोरी पे जो आपने कहानी सुनाई है, जब मैं इतना इम्प्रेस हो रहा हूँ आपकी कहानी से, तो हमारे ऑडियंस और जो भी हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए है इस वीडियो में। इस वीडियो को देखेंगे तो जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपका जीवन जरूर सफल हो जाएगा। और इसमें कोई भी स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं हुआ है। जो भी लाइव हमने इनसे क्वेश्चन पूछा है और लाइव ही इन्होंने स्वतंत्र उसका सही जवाब दिया है। क्यों? उसके पीछे हमारी टीम ने भी इनके स्कूल और इनके जीवनी के बारे में पहले ही रिसर्च कर लिया था, इसलिए उसमें 100% ये सही पाए गए हैं हमारे टीम की तरफ से, जो रिसर्च हुआ और जो मैंने इनसे पूछा। तो ये लाइव पॉडकास्ट है और इसमें जो भी बताया गया है वो बिल्कुल सत्य पे आधारित है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप ये पूरे इंस्पिरेशनल स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या आपको सही लगा, क्या आपको गलत लगा। हो सकता है कुछ गलत भी लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को कुछ शिक्षा या कुछ सीखने के लिए मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।